सोचिए एक ऐसे नक्शे के बारे में जो ब्रह्मांड के हर पदार्थ का राज खोलता हो। पर एक समय था जब यही नक्शा एक बहुत बड़ी अनसुलझी पहेली जैसा था। तो आज हम इसी कोड को क्रैक करने की कहानी को समझने वाले हैं। एक कहानी जिसे हम सब आवर्त सारणी या पीरियोडिक टेबल के नाम से जानते हैं। चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं 19वीं सदी में। उस वक्त केमिस्ट्री की दुनिया कह सकते हैं पूरी तरह से बिखरी हुई थी। नए नए तत्व तो खोजे जा रहे थे, पर उनको समझने, उनको एक साथ रखने का कोई सिस्टम ही नहीं था। बिल्कुल वैसा ही मंजर था जैसे किसी खजाने का नक्शा तो हो, पर उसके टुकड़े टुकड़े हो चुके हों। हिस्से तो हैं, पर रास्ता कहाँ है ये कोई नहीं जानता था। और पता है, जैसे जैसे नए तत्व मिल रहे थे, ये उलझन और बढ़ती ही जा रही थी। वैज्ञानिकों के लिए ये एक बढ़ते हुए जंजाल की तरह था और इसे सुलझाने का कोई तरीका नजर नहीं आ रहा था। देखिए, सन 1800 के आसपास वैज्ञानिकों को सिर्फ 30 तत्वों के बारे में ही पता था। अब ये संख्या तो फिर भी ठीक ठाक थी, संभाली जा सकती थी, पर ये तो बस एक शुरुआत थी। और आज हम 114 तत्व जानते हैं। जरा सोचिए, ये जंजाल कितना बड़ा और मुश्किल हो गया होगा। अब एक व्यवस्थित सिस्टम की जरूरत पहले से कहीं ज्यादा महसूस होने लगी थी। लेकिन इसी उथल-पुथल के बीच कुछ वैज्ञानिकों को इस पहेली के पहले सुराग मिलने शुरू हुए। चलिए इन शुरुआती कोशिशों पर एक नजर डालते हैं। इस कहानी में सबसे पहले आते हैं योहान वोल्फगैंग डोबेराइनर। 1817 में इस जर्मन केमिस्ट ने एक कोशिश की कि जिन तत्वों के गुण एक जैसे हैं उन्हें समूहों में रखा जाए। उन्होंने एक सिद्धांत दिया जिसे कहते हैं त्रिक। अब ये त्रिक क्या थे? ये तीन तत्वों के ऐसे ग्रुप थे जिनके केमिकल गुण एक जैसे थे, और सबसे दिलचस्प बात ये थी कि बीच वाले तत्व का परमाणु द्रव्यमान पहले और तीसरे तत्व के परमाणु द्रव्यमान का लगभग औसत होता था। तो ये काम कैसे करता था? यहाँ लिथियम, सोडियम और पोटेशियम का उदाहरण देखते हैं। लिथियम और पोटेशियम के परमाणु द्रव्यमान का औसत है 22.95, जो सोडियम के परमाणु द्रव्यमान 23.0 के लगभग बिल्कुल बराबर है। उस समय के लिए ये एक बहुत बड़ी खोज थी। डॉबेराइनर ने एक रास्ता तो दिखाया था, पर कहानी में अगला मोड़ आया 1866 में, जब जॉन न्यूलैंड्स ने एक बिल्कुल ही नया पैटर्न खोज निकाला। न्यूलैंड्स का आइडिया बड़ा दिलचस्प था, संगीत से जुड़ा हुआ। उन्होंने अष्टक का नियम दिया। इसके मुताबिक जब तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के हिसाब से लाइन में लगाया जाता है, तो हर 8वां तत्व पहले तत्व के गुणों को दोहराता है, ठीक वैसे ही जैसे संगीत में सुर दोहराते हैं। तो अब तक हमने क्या देखा? एक तरफ डॉबेराइनर ने 3 के छोटे ग्रुप खोजे, तो दूसरी तरफ न्यूलैंड्स ने 8 के बाद दोहराने वाला एक बड़ा पैटर्न देखा। दोनों ही कोशिशें परमाणु द्रव्यमान पर आधारित थीं, पर डॉबेराइनर का मॉडल बहुत छोटा था और न्यूलैंड्स का नियम सिर्फ हल्के तत्वों पर ही सही बैठता था। ये जरूरी सुराख तो थे, पर पूरी पहेली अभी भी नहीं सुलझी थी। और फिर वो पल आया जब एक शख्स ने इस पहेली के टुकड़ों को एक ऐसे क्रांतिकारी तरीके से जोड़ा जिसने केमिस्ट्री की दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। हम बात कर रहे हैं रूसी केमिस्ट दिमित्री मेंडेलीव की। 1860 के दशक में उन्होंने इस चुनौती को स्वीकार किया। उस समय तक 63 तत्व खोजे जा चुके थे और उन्होंने इन सभी को एक सही क्रम में रखने का जिम्मा उठाया। तो मेंडेलीव ने किया क्या? उनका तरीका कह सकते हैं दो तरफा था। पहला तो ये कि उन्होंने तत्वों को बढ़ते परमाणु द्रव्यमान के हिसाब से लगाया। दूसरा, उन्होंने उन तत्वों को एक साथ रखा जिनके रासायनिक गुण एक जैसे थे। लेकिन असली जादू तब हुआ जब गुण मेल नहीं खाए। तब उन्होंने एक बहुत ही हिम्मत भरा और दूर की सोच वाला कदम उठाया। उन्होंने अपने टेबल में खाली जगह छोड़ दी। जी हाँ, खाली जगह। ये मेंडेलीव का सबसे जीनियस मूव था। उन्होंने पूरे आत्मविश्वास के साथ भविष्य में खोजे जाने वाले तत्वों के लिए खाली स्थान छोड़ दिए। इससे उनकी टेबल सिर्फ एक लिस्ट नहीं रही, बल्कि भविष्य बताने वाला एक जबरदस्त टूल बन गई। और उनकी ये भविष्यवाणी, आप यकीन नहीं करेंगे, कमाल की सटीकता से सच हुई। उन्होंने एका एल्यूमिनियम नाम के एक तत्व की बात की जो तब तक मिला नहीं था। बाद में जब गैलियम की खोज हुई तो उसके गुण देखिए। परमाणु द्रव्यमान लगभग वही जो मेंडेलीव ने बताया था। ऑक्साइड का सूत्र बिल्कुल वही। ये कोई तुक्का नहीं था, ये इस बात का पक्का सबूत था कि प्रकृति में एक गहरा नियम काम कर रहा था।
मेंडलीव की टेबल एक जबरदस्त कामयाबी थी, पर उसमें कुछ छोटी-मोटी गड़बड़ियां थीं, और यही छोटी-छोटी खामियां इस पहेली के एक आखिरी लेकिन सबसे जरूरी टुकड़े की तरफ इशारा कर रही थीं। और इस आखिरी रहस्य से पर्दा उठाया 1913 में हेनरी मॉज़ले ने। उन्होंने वो असली सिद्धांत खोज निकाला जो तत्वों को उनकी बिल्कुल सही जगह पर रखता है। तो आखिर वो असली कोड क्या था? देखिए, मेंडलीव इस्तेमाल कर रहे थे परमाणु द्रव्यमान, यानी एटम का कुल वजन। लेकिन मॉज़ले ने खोजा कि असली चाबी है परमाणु संख्या, यानी न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन्स की गिनती। और बस इसी एक बदलाव ने सब कुछ ठीक कर दिया। और इसी खोज से जन्म हुआ आधुनिक आवर्त नियम का। इसका मतलब बहुत सीधा है, तत्वों के गुण उनके परमाणु द्रव्यमान पर नहीं, बल्कि उनकी परमाणु संख्या के आधार पर दोहराए जाते हैं। यही वो आखिरी कोड था जिसने आज की पीरियोडिक टेबल की नींव रखी। तो अब जब पहेली पूरी तरह सुलझ चुकी है, चलिए देखते हैं कि ये टेबल सिर्फ एक लिस्ट नहीं, बल्कि एक तरह से ब्रह्मांड का नक्शा कैसे है जो तत्वों के छिपे हुए राज हमारे सामने खोलता है। टेबल में पहली प्रवृत्ति देखते हैं, परमाणु का आकार। जब आप किसी लाइन में बाएं से दाएं जाते हैं तो एटम का साइज छोटा होता जाता है। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस ज्यादा ताकतवर होकर इलेक्ट्रॉन्स को अंदर की तरफ खींचता है। और जब आप किसी कॉलम में ऊपर से नीचे आते हैं तो साइज बढ़ता है, क्योंकि नए इलेक्ट्रॉन शेल जुड़ते जाते हैं। एक और बड़ी प्रवृत्ति है धात्विक गुण। इसे आप टेबल के भूगोल की तरह समझ सकते हैं। टेबल के बाईं तरफ हैं धातुएं। ये वो तत्व हैं जो इलेक्ट्रॉन देना पसंद करते हैं। दाईं तरफ हैं अधातु, जो इलेक्ट्रॉन लेना पसंद करते हैं। और इन दोनों के बीच एक टेढ़ी मेढ़ी लाइन पर बैठे हैं उपधातु, जिनमें दोनों की खासियतें होती हैं। तो एक फटे हुए, उलझे हुए नक्शे से शुरू हुआ ये सफर हमें कहाँ ले आया? वैज्ञानिकों ने धैर्य और अपनी प्रतिभा से ब्रह्मांड के सबसे मौलिक कोड्स में से एक को क्रैक कर दिया। इस सारणी ने न सिर्फ हमें मौजूदा तत्वों को समझने में मदद की, बल्कि आने वाले तत्वों की भविष्यवाणी भी की। अब सोचने वाली बात यह है कि पदार्थ का ये मौलिक नक्शा भविष्य में हमें और क्या-क्या खोजने में मदद कर सकता है।